आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है एमंग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस द वन वेयर ऑल मेटल आयन हैव 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। तो चार विकल्प हमको दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में हमसे पूछ रहा है कि 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, यानी 3d2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो किस विकल्प में है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ विकल्प हमारा करेक्ट है। Ti+2 V+3 Cr+4 Mn+5 में हमारा 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे है इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए Ti इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है, तो इसको लिखेंगे तो 3d2 4s2 आएगा लास्ट में, आर्गन फिर इसके बाद 3d2 4s2 लास्ट में। अब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यस के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3d2 बचेगा। तो Ti+2 का 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसी प्रकार वैनेडियम है, 23 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है इसका, इसको लिखेंगे तो 3d3 4s2 बनेगा। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन हम S से निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अगर D से निकाल दें तब 3d2 बनेगा। तो दो एक 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो V+3 होगा। जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उतना ही हम पॉजिटिव में लिखते हैं। अब क्रोमियम है, इसका एटॉमिक नंबर 24 है, इसको लिखेंगे 1s2s2 p3s3 p4s3 d4 p5s इसमें, तो 3d4 4s2 होगा इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे S से, दो इलेक्ट्रॉन D से, तब 3d2 बनेगा, तब यहाँ पर +4 होगा। तो क्रोमियम में +4 बनाने में 3d2 हो गया। इसी प्रकार मैग्नीज में एटॉमिक नंबर 25 है, 3d5 4s2 होगा अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इससे हम +5 करने का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो दो इससे निकालेंगे 3 इससे, 3 ये निकलेंगे तो 3d2 बचेगा। तो यहाँ भी 3d2 हो गया। तो Ti+2 V+3 Cr+4 Mn+5 में 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ Y+3 La+3 Eu+3 एंड Lu+3 इज। एटॉमिक नंबर दे दिया है Y का 39, La का 57, Eu का 63, Lu का 71। तो कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या का करेक्ट हमको ऑर्डर बताना है। जब Y से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, La से 3, U से 3, Lu से 3, सबसे 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेकंड विकल्प हमारा करेक्ट है, और कैसे करेक्ट है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑन गोइंग फ्रॉम La+3 टू Lu+3, जब हम La से Lu तक जाते हैं, La+3 से Lu+3 तक, तो द आयनिक रेडियाई सिंक फ्रॉम 1.15 एंगस्ट्रॉम टू 0.93 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता। तो बाएं से जब हम दाएं जाते हैं किसी आवर्त में, तो बाएं से जब दाएं जाएंगे तो जैसे बात जैसे जैसे हम दाएं तरफ बढ़ते हैं तो ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शब्द पीछे लिखा गया था, यानी नाभिक में जो चार्ज है उसके कारण जो मतलब चार्ज वो लगातार बढ़ता है जैसे जैसे हम बाएं से दाएं तरफ जाएंगे। तो नाभिक में चार्ज बढ़ेगा तो जैसे बात है इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव बढ़ेगा, जिससे दूर वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आ जाएंगे। तो जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं वैसे वैसे रेडियस श्रिंक होती है, मतलब सिकुड़ती है, और 1.15 एंगस्ट्रॉम से 0.93 एंगस्ट्रॉम हो जाती है La से Lu तक जाने में। इसी को लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो द रेडियस ऑफ La+3 इज आल्सो लार्जर देन दैट ऑफ Y+3 आयन which lies immediately above it in periodic table।
तो कह रहा है कि जो La की रेडियस है वो y से लार्जर होगी y+3 से, विच लाइज इमीडिएटली एबव इट इन पीरियाडिक टेबल, जो कि पीरियाडिक टेबल में ऊपर रहता है। तो कुल मिलाकर के जो लैंथेनाइड है उसको हम देखेंगे तो ये La की, फिर Eu की, फिर Lu की, फिर y की +3 आयन के कंडीशन में जो हमारी आयनिक त्रिज्या है, या इसी को हम एटॉमिक रेडियाई कह सकते हैं। वैसे अब ये आयन बन गए हैं तो आयनिक त्रिज्या कहना चाहिए। तो ये क्रम हमारा है, इसको ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 73 आ जाता है, कह रहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स इज। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, तो पीछे बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो पहला विकल्प हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट विकल्प करेक्ट है, n-2, यानी बाहर से अंदर की ओर हम जाएंगे नाभिक की तरफ अगर कक्षाओं में, तो दूसरी अंदर वाली कक्षा यहाँ पर, मतलब पहले यहाँ पर देखिए NH2 है, यस, फिर ये D है, फिर ये यस है, फिर ये F है। तो ये क्रम से लिखा गया है, मतलब अंदर वाली कक्षाओं की बात हो रही है। तो सबसे बाहर NH2 कॉन्फ़िगरेशन होगा, फिर D वाले में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और फिर P में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और बाहर से एक अंदर जो होगी कक्षा, उस n-1 का मतलब जितनी कक्षाएं हैं उनमें से एक घटाने पर उसमें H2 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, और बाहर से 2 अंदर, क्योंकि 2 घटाया जा रहा है, यानी n-2 में F सबसेल में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये कहानी निकल के आएगी। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंथेनाइड इज n-2 F1-14 n-1 S2P6 D0 से 1, यानी बाहर से एक अंदर वाली जो कक्षा रहेगी उसमें अगर यस रहेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन, P रहेगी तो 6 इलेक्ट्रॉन, D रहेगी तो 0 से 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और जो बाहर से तीसरी कक्षा है, यानी 2 कक्षा अंदर है, तो n-2 लिखा गया है, वो F सबसेल होगी और 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। यही लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन नंबर 74 आ जाता है, कह रहा है द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड फॉलोज द ऑर्डर। तो कह रहा है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड। तो ट्रांजिशन यानी संक्रमण धातुएं जो है उनके मोनोऑक्साइड, मतलब एक ऑक्सीजन से संयोग द्वारा जो यौगिक बनता है, तो उनके ऑर्डर बता रहा है किस प्रकार होंगे। एटॉमिक नंबर दे दिया है, Ti का 22, V का 23, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और आयरन, सबके इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर हमको दे दिया है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट होगा इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो कह रहा है द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड इज TiVCrFe। ये बेसिसिटी का ऑर्डर है हमारा, जो यहाँ पर ऊपर हमने देखा है। बेसिसिटी का मतलब क्षारकता, क्षारकता का ऑर्डर है। तो इस प्रकार से हमारा पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। यहाँ पर देखिए वैनेडियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो V+2 होगा, तो यहाँ 3D3 स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए जो 74 नंबर क्वेश्चन है, VO सबसे ज़्यादा बेसिक है। इस बात को समझिए, क्योंकि 3D3 कंडीशन बनेगी। और 2 ही इलेक्ट्रॉन हमने क्यों निकाले, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन है तो -2 है, तो इसको +2 होना पड़ेगा, इसलिए 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाले। अब CrO है तो इससे Cr से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए जब Cr से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3D4 बनेगा,
3D3 ज़्यादा स्टेबल होता है 3D4 की तुलना में, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइट के लिए ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो 3D3 कंडीशन मोर स्टेबल है, पीछे हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा बेसिक है CR की तुलना में। इसके बाद आगे देखते हैं, फिर TiO आ जाता है, TiO। तो TiO में देखिए, Ti में इससे 2 निकालेंगे तो 3D2 होगा, तो इसमें 3D3, इसमें 3D4 है, इसमें 3D2 ही है, और यह फिर 26 है, उससे 2 निकालेंगे तो यहाँ 3D5 बनेगा जाकर के, 3D6 बनेगा जाकर। तो कुल मिला के 3D सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसी आधार पे ही यहाँ पर बेसिसिटी का ऑर्डर लिखा गया है। इस बात को समझना है कि VO सबसे ज़्यादा बेसिक है, फिर CRO की बेसिसिटी उससे ज़्यादा है क्षारकता, फिर TiO की उससे कम है, फिर FeO की उससे कम है। तो ये घटता हुआ क्रम है। अब क्वेश्चन नंबर 75 आ जाता है, कह रहा है एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2, यू विल प्लेस इट इन। तो कह रहा है इसको हम कहाँ रखेंगे, ये बात हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला विकल्प हमारा करेक्ट है, हम इसको 5th ग्रुप में रखेंगे, ये बात हमको ध्यान देना है। अब 5th ग्रुप में कैसे रखेंगे इसको भी हम लोगों को समझना है। तो यहाँ पर देखिए, एक वाला एक ही है, 2 वाले 2 हैं, 3 वाला 3 है, 4 वाला 1 है। इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इस बात को समझ रहे हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 4s2 कंप्लीट हो गया तो D सबसेल में आएगा। तो D सबसेल में आएगा, इसका मतलब D ब्लॉक एलिमेंट है। तो वही कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 is in the configuration the last electron of the atom is filled in D सबसेल। D सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि ये तो भर चुकी है, यही खाली है, बाकी देखिए सब भरे हैं। P में 6 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, वो भी भरा है, S में 2 हो सकते हैं, सब भरे हैं। केवल D में ही 10 होते हैं, 10 हो सकते हैं, तो 3 है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन D में आएगा, इसलिए ये D ब्लॉक एलिमेंट है। तो thus this element belongs to D ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो D ब्लॉक में है, और D ब्लॉक में इसको गिन लेंगे, 2 2 4 2 6, मतलब 6 4 10 10 20 3 23, 23 इसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर 23 वाला आइटम हमारा D ब्लॉक में आएगा, एलिमेंट हमारा D ब्लॉक में आएगा, और वो भी ग्रुप नंबर 5th में। ये हम जब देखेंगे पीरियोडिक टेबल तो हमें पता चलेगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, तो Mn हमारा सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और कैसे शो करेगा ये चीज़ हम लोग ध्यान देंगे। तो ईच ऑफ द एलिमेंट इन ग्रुप 3rd B to 7th B कैन शोज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। तो कह रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट ग्रुप नंबर 3rd B से 7th B तक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर के बराबर होगी। Mn इज इन ग्रुप 7th, जो Mn है हमारा ये 7th ग्रुप में है, सोज ए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +7 इन KMnO4। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +7, जैसे कि KMnO4 में इसकी +7 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 है तो -8 हो जाएगी, K की +1 होती है
अब बैलेंस करना है तो ये -8 में ये +1 जुड़ा तो -7 बचा। -7 को बैलेंस करने के लिए Mn की +7 होना पड़ेगा, इसलिए Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7। तो कुल मिला के जितने भी विकल्प हमारे दिए गए हैं, इन चारों में से Mn 7th B ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम होगी। अब क्वेश्चन नंबर 77 आ जाता है, कह रहा है Zn gives H2S गैस with H2SO4 and Cl but not with HNO3 because। तो कह रहा है जो Zn है हमारा वो H2 गैस देता है H2SO4 के साथ और Cl के साथ भी, लेकिन HNO3 के साथ नहीं देता। ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ हमको बताना है। तो देखिए 4th विकल्प करेक्ट है। NO3- इज रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस टू हाइड्रोनियम आयन। जो NO3- है ये हाइड्रोनियम आयन से रिड्यूस हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता। तो देखिए हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस निकल रही है H2SO4 और Cl से रिएक्शन में, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि यहाँ पर नहीं ऐसा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा होगा। तो वही कंडीशन देखिए लिखी गई है कि NO3- इज रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस टू हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन की तुलना में क्या होता है कि NO3- जो है ये अपचयित होता है, इस वजह से यहाँ पर क्रिया नहीं हो पाती। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में दिया है कि जिंक इज ऑन द टॉप पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाते हैं, जैसा हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चैप्टर में आपको पढ़ाया था, तो वहाँ से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकालिए और पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कह रहा है कि जो जिंक है हमारा ये हाइड्रोजन से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। टॉप पोजीशन ऑफ जिंक इज ऑन द टॉप पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है जिंक, यानी टॉप पोजीशन में है। सो जिंक डिस्प्लेस H2, क्योंकि ऊपर है नीचे से हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन को हटा सकता है। तो हाइड्रोजन को हटा देगा H2SO4 और Cl के तन विलयन यानी डाइल्यूट सोल्यूशन में, और हाइड्रोजन निकलेगी यानी लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। जैसा रिएक्शन में दिखा रहा है कि Zn + H2SO4 से ZnSO4 + H2 बनती है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या है, HNO3 एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। तो हाइड्रोजन ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू H2O। तो कंडीशन क्या हो जाती है कि जो हाइड्रोजन हमको मिलती है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, HNO3 से रिएक्शन में वो H2O में बदल जाती है, जबकि हाइड्रोजन निकलना चाहिए था। और कहानी क्या होती है कि वो हाइड्रोजन रिएक्शन करके H2O में बदल जाती है। तो देखिए यहाँ Zn + 4HNO3 से ZnNO3 का होल ट्वाइस + 2NO2 + 2H2O बन जाती है। तो हाइड्रोजन निकलती नहीं बल्कि पानी बन जाता है। इस कारण से ये रिएक्शन नहीं हो पाती है HNO3 से। जिंक की HNO3 से रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं निकलती है। तो इस चीज को समझना। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिए, नॉट करेक्ट पूछा है, भूल से करेक्ट वाला मत मार के चले आइएगा। तो देखिए कह रहा है कौन सा सही नहीं है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। तो पहला वाला हमारा गलत है, LaOH का होल थ्राइस इज लेस बेसिक देन LeOH का होल थ्राइस, ये वाला हमारा गलत है। बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो बेसिसिटी बढ़ती है, तो LaOH का होल थ्राइस मोर बेसिक होगा LeOH का होल थ्राइस। बाकी जो सही है उनको देखते हैं।
तो इन लैंथेनाइड सीरीज आयनिक रेडियस ऑफ Ln+3 आयंस डिक्रीजेज। तो लैंथेनाइड में क्या होता है, तो कि जो लैंथेनाइड सीरीज है तो उनमें आयनिक रेडियाई की बात की जाए तो Ln+3 आयन की डिक्रीज करती है। La इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज रेदर लैंथेनाइड। तो La भी जो है ट्रांजिशन सीरीज का एक मेंबर है या तत्व है जो लैंथेनाइड के अंतर्गत आता है। एटॉमिक रेडियस ऑफ Zn एंड HF आर सेम बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एटॉमिक रेडियाई जो है जिंक की और हॉफनियम की, ये लैंथेनाइड संकुचन की वजह से सेम है। तो ये भी बात सही है। तो देखिए इसको देखते हैं। कह रहा है LaOH का होल साइज इज मोर बेसिक देन LeOH का होल साइज। इन लैंथेनाइड्स द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज एज द आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे आयनिक त्रिज्या घटती है वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज करता है। इन लैंथेनाइड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज एज द आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज। तो लैंथेनाइड का LaOH का होल साइज में लैंथेनाइड की त्रिज्या कम है LeOH का होल साइज से, इसलिए ये जो है हमारा ज़्यादा बेसिक है LeO की तुलना में। इसको ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 79 आ जाता है। कह रहा है द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रोटेक्ट द बॉटम ऑफ शिप मेड ऑफ आयरन इज। कह रहा है जो हमारे पानी वाले जहाज है, शिप का मतलब पानी वाला जहाज और एरोप्लेन का मतलब एयर वाला। तो शिप का मतलब पानी वाला जहाज। तो पानी वाले जहाज का नीचे वाला जो सतह है वो पानी के संपर्क में रहता है, तो उसको बचाने के लिए कि उसमें जंग न लगे, जो उसमें आयरन होता है उसमें जंग न लगे, तो उसके लिए हम किस चीज़ की उसमें कोडिंग कर देते हैं। जैसे हम लोहे के दरवाज़ों में पेंट कर देते हैं तो जंग जल्दी नहीं लगती, तो उसी प्रकार से किस चीज़ का हम पेंट करेंगे प्रोटेक्शन के लिए, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड विकल्प हमारा करेक्ट है। वाइट टिन की प्लेटिंग करते हैं उस लोहे की परत को जो पानी वाले जहाज के नीचे है उसको पानी से बचाने के लिए, पानी की वजह से जंग न लगे उसको बचाने के लिए। क्यों ऐसा करते हैं अभी पता चलेगा। कि द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रोटेक्ट द बॉटम ऑफ द शिप मेड ऑफ आयरन इज वाइट टिन प्लेटिंग प्रिवेंटिंग द बिल्डअप ऑफ बार्नेकल्स। तो जंग लगने से इसको बचाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो टिन है हमारी वाइट टिन, इसकी जो रिएक्टिविटी है ये कम है पानी के साथ, पानी से कम रिएक्शन करके खराब होती है। इसलिए जो पानी के संपर्क वाली सतह है हमारी पानी के जहाज की, वहाँ पर व्हाइट टिन की प्लेटिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 आ जाता है। कह रहा है विच आयन इज कलरलेस। कौन सा कलरलेस है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर्ड होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कलरलेस होता है। स्कैंडियम+3 हमारा कलरलेस है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखिए स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है परमाणु क्रमांक, इसका अगर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आर्गन 18, तो 18 तक लिखने के बजाय डायरेक्ट आर्गन लिख दिया कि 18 तक हमने लिख लिया माना। फिर 3d14s2 हुआ। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो डायरेक्ट आर्गन बचेगा, यानी पूर्ण भरे हुए सारे कक्षक। तो इन स्कैंडियम+3 देयर इज नो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, किसी भी प्रकार के अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। देयरफॉर इट इज कलरलेस आयन इन इट्स सॉल्यूशन, इसलिए ये रंगहीन विलयन बनाएगा, कलरलेस विलयन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 आ जाता है। कह रहा है विच आर द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आयन। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये हमारा
करेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कह रहा है कौन सा करेक्ट है वो पूछ रहा है। 1s2s2p 3s3p 4s3d। यहाँ पर देखिए ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में है, इसलिए ये करेक्ट है, इस बात को ध्यान है। 1s2s2p 3s3p 4s3d यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर आयरन के लिए पूछ रहा है, तो आयरन के पहले हम एटॉमिक नंबर 26 होता है तो गिन लेते हैं। तो 10 10 20 6 26 यही पूरा कर रहा है, इसलिए यही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 आ जाता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, सबसे ज्यादा अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन किसमें है, ये हमको बताना है। तो 4 विकल्प हैं देखें यहाँ पर। तो Fe+2 में सबसे ज़्यादा अयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसे यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीछे हम लोगों ने कई बार ये सब बना के देखा है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से नहीं बनाया गया। तो 26 इलेक्ट्रॉन है, हम बना के देख लेते हैं। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 6 26। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे यहाँ से, तो ज़्यादा ऊर्जा इसकी है तो यहीं से निकलेंगे, क्योंकि ये चौथी कक्षा है, ये तीसरी है, तो बाहरी कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो ये 2 निकल जाएंगे। तो जब 2 निकलेंगे तो यहाँ पर 3d6 बचेगा, यानी 2 3 4 तो 5 हो गए। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, 5 भर गए, 6 भरना है, या विपरीत चक्रण का भरेगा। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे और सब का बनाएंगे तो उनमें कम होंगे। पीछे बहुत बार बनाया जा चुका है, इसलिए अब हम ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 83 आ जाता है, कह रहा है बिल मेटल इज एन एलॉय ऑफ। तो बिल मेटल हमारा किसका मिश्रात हो, यानी किस किस को मिला करके बनाया जाता है। तो Sn और Cu को मिला करके हम बिल मेटल यानी जिससे घंटा बनाते हैं, वो घंटा बनाने वाली धातु किसका मिश्रातु है, तो Cu+Sn का है। तो बिल मेटल Cu 80% होता है, Sn 20%। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बिल यूटेंसिल एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन नंबर 84 आ जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ट्रांजिशन मेटल है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन सा संक्रमण धातु है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए यही हमारा करेक्ट है, FeCO का होल 5th। यहाँ पर ये पीछे भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, यहाँ भी आया है। तो यहाँ पर देखिए इन आयरन कार्बोनिल, इसका नाम आयरन कार्बोनिल है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe 0। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, निकालना है तो X+5 है तो 5 के गुणा कर दिया, और CO का 0 होगा तो इसलिए 0 कर दिया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। तो FeCO का होल 5 का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 होगा, पीछे भी आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स ए मेजर इम्पोर्टेड इन पिग आयरन। तो पिग आयरन जो हमारा मिश्रातु है, पिग आयरन, उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की अशुद्धि पाई जाती है, ये हमको बताना है। तो पिग आयरन में कार्बन की सबसे ज़्यादा अशुद्धि होती है। ये सब देखिए मेटलर्जी के क्वेश्चन हैं, धातु कर्म एक चैप्टर होगा मेटलर्जी अंग्रेजी में, बोलते हैं वहाँ के क्वेश्चन है, यहाँ के नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है, जब वहाँ आएंगे तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पिग आयरन इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। जो पिग आयरन होता है, जैसे पिग मतलब सुअर,
सुअर हमारे गंदगी में घूमते रहते हैं, तो इसी तरह से याद रखिए कि गंदगी युक्त जो आयरन है वही पिग आयरन है। मिश्रात हमने गलत बोला, गंदगी युक्त मतलब उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी है, जरूरी नहीं कि वो धातु ही, और कुछ भी हो सकता है। तो विच कंटेन्स कार्बन एज द मेजर इम्प्योरिटी, और इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा मात्रा में इम्प्योरिटी के रूप में रहता है, तो दैट इज 2.5 to 5% इसमें कार्बन पाया जाता है। ये बात निकल के सामने आई। तो पिग आयरन में सबसे ज़्यादा मात्रा में इम्प्योरिटी कौन सी पाई जाती है? कार्बन की बात निकल के आई। और ये क्वेश्चन हमारा मेटलर्जी का है, धातु कर्म का है। यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब चूंकि पूछा जा रहा है इसलिए हमने बता दिया। तो इस प्रकार से हमने 85 क्वेश्चन कर लिए। अब 86 नंबर क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।